नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर 17 देशों में रहने वाले उत्तराखंडी एक साथ जुटे। सम्मेलन में उत्तराखंड में निवेश की संभावना, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस, कौशल विकास, विदेश में रोजगार और उच्च शिक्षा के साथ ही उद्यान, जड़ी बूटी में संभावना विषय पर पैनल डिस्कशन भी किया गया। बताते चले कि दिसंबर 2023 में आयोजित इन्वेस्टर समिट से पहले धामी विदेश दौरे पर गए थे, जहां पर प्रवासियों ने उनका उत्तराखंड की रीति परंपरा से स्वागत किया था। इस दौरान तमाम सफल लोगों की सीएम धामी से मुलाकात भी हुई थी। इसी के बाद सीएम ने ऐसे प्रवासियों के अनुभव का लाभ लेने के लिए शासन में प्रवासी उत्तराखंडी सेल गठित करने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन भी आयोजित करने के निर्देश दिए थे। इन्वेस्टर समिट को करने से पहले हमने सभी विभागों में जहां जहां भी इन्वेस्टमेंट हो सकता था उनकी गहन समीक्षा करी, और समीक्षा ही नहीं करी। जो लोग राज्य के अंदर जिनके उद्योग चलते हैं या जो उद्योग के क्षेत्र में काम करते हैं, व्यापार के क्षेत्र में काम करते हैं, उनके साथ हमने एक बड़ा गहन मंथन पूरे दिन भर का किया था, और उन्होंने बहुत सारे हमको सुझाव दिए। और जो आपने कहा कि हमने जो है 30 से अधिक जो पॉलिसी बनाई, वो पॉलिसी बनाने के पीछे हमारा हेतु यही था कि जो लोग भी यहाँ निवेश करना चाहते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं, रोजगार सृजन करना चाहते हैं, तो उनको किस प्रकार से सरलता मिलेगी, ईज ऑफ डूइंग कैसे उनके लिए अच्छा होगा, अपने काम के लिए उनको कैसे सरलीकरण होगा, और जिन नीतियों को हमने बदलना था या उन नीतियों को शिथिल करना था या नई नीतियां बनानी थी, उसमें एमएसएमई पॉलिसी है, हमारी टूरिज्म की पॉलिसी है, इंडस्ट्री की पॉलिसी है, उसमें ऑटोमोबाइल की पॉलिसी है, अनेक पॉलिसियां हमने उसमें बनाई। उसी का परिणाम हुआ कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का हमारे साथ एमओयू हुआ है, जिसमें से लगभग 80,000 करोड़ की अभी ग्राउंडिंग पर भी काम भी हमारा शुरू हो गया है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी इसमें हमको बहुत सहयोग है कि देश के अंदर जो 12 स्मार्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो स्वीकृत हुए हैं, उसमें से एक हमारे राज्य को मिला है। हम लोगों का एम यहाँ पर है कि हम जो सौर एनर्जी है उसको डेवलप करने में उत्तराखंड सरकार का क्या योगदान दे सकते हैं, और ये हमारा क्या कहते हैं एक बहुत ही जो बैलेंसिंग एक्ट है बिटवीन इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट, उसको हम लोग अचीव करने की कोशिश करेंगे। और मेरा नाम जैसे मैंने बताया कि संजय तिवारी है, और मैं ब्रिटिश कोलंबिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट है उसमें एडवाइज़र के पद पर हूँ। मैं यहाँ पर मेरा जो मूल गांव है डाडा मंडी के पास मोट गांव है, कोटद्वार के पास, और अभी 14 तारीख को मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर डाडा मंडी में गेंद का मेला हो रहा है मकर संक्रांति के दिन, जो कि हमारे परिवार, मेरे जो क्या कहते हैं ग्रेट ग्रैंडफादर थे मिस्टर छमानाथ तिवारी, उन्होंने शुरू किया था 1877 में, तो उसके लोग हमारे उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश जी, पैनल डिस्कशन में आखिर किन किन खास बिंदुओं पर चर्चा की गई? मैं बात करूं तो लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए सीएम धामी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पलायन रोका जाए और कि कौन कौन से उद्योग लगे उत्तराखंड में जो कि विशेष करके जो है पलायन रोकने में कामयाब हुए। तो यहाँ पे विशेष रहा होटलों को लेकर, क्योंकि टूरिज्म प्रदेश है तो होटलों को लेकर लगातार बात चली, और होटलों और कुछ अन्य उद्योगों को लेकर जो है जिस तरीके से, क्योंकि उत्तराखंड में पलायन हो रहा है तो ज्यादा करके यह उत्तराखंड के जो है युवा होटलों की तरफ रुख करते हैं। तो होटलों को लेकर ज्यादा करके युवाओं में रहता है कि विदेश जाएं और भारत अच्छी जॉब करें, तो उसको लेकर काफी क्रेज था कि होटलों में जितना हो सके उतना होटलों को जो है बढ़ावा दिया जाए टूरिज्म को लेकर और इसको लेकर। तो इसलिए लगातार उन लोगों से चर्चा हुई, लगातार ये बातें हुई कि किस किस विकास में किस किस मुद्दे पे आगे विकास हो, किस तरीके से पलायन रुक सके प्रदेश का, उसको लेकर काफी चर्चाएं हुई। लगभग 2 घंटे तक चर्चाएं चली। उसके बाद हम हमें लगातार ये चाह रहे हैं कि किस तरीके से प्रदेश में विकास हो और क्या विकास की धारा बढ़े। जी, किन किन देशों से आए थे ये उत्तराखंडी जो सम्मिलित हुए इस
डिस्कशन? देखिए, ये लगभग 52 से 54 देशों के लोग थे, जो कि कनाडा से, यूके से थे, ये ऑस्ट्रेलिया से थे, जापान से थे, क्योंकि खास करके उन देशों के लोग थे जिन देशों में उत्तराखंड के लोग ज्यादा रहते हैं, ज्यादा वर्क करते हैं, तो उन लोगों को उन देशों से ज्यादा लोग थे। जी सतीश, बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होने वाला है, यानी विभागीय बजट खर्चों के लिए अब मात्र 2 माह का समय बचा है। लेकिन उत्तराखंड में अभी तक तमाम ऐसे विभाग हैं जो अपना पिछला बजट ही सही तरीके से खर्च नहीं कर पाए हैं, जिसको लेकर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि समय समय पर विभागों की समीक्षा कर रहे हैं और सभी को बजट समय पर खर्च करने की हिदायत दी गई है। लेकिन अगर अगले बजट सत्र तक विभाग अपने बजट की पूर्णता इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आने वाले बजट सत्र में इसके लिए पुनर्विचार किया जाएगा और विगत खर्च की परिस्थितियों को देखते हुए ही आगामी बजट निर्धारण होगा। लगातार हम लोग अपने विभागों की समीक्षा करते रहे हैं। मेरे द्वारा भी अनेकों बार समीक्षा की गई, विभागीय अधिकारी भी इसकी समीक्षा लगातार कर रहे हैं और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि कुछ विभाग ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, कुछ विभाग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा जो अपेक्षित खर्च उनसे हम लोग उम्मीद कर रहे थे वो नहीं कर पाए। अभी हमारे पास समय, हालांकि इस टाइम आचार संहिता लगी है, लेकिन जो काम चल रहे थे उन पे वो हमने कहा है कि तेजी लाएं। और ये बात भी सच है कि जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं दोहरा रहा हूँ, जो विभाग अपेक्षित खर्चा नहीं कर पाएंगे तो आने वाले बजट में उनके लिए जो वो अपेक्षा हमारे से करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से हम भी विचार करेंगे। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। सतीश, क्या जानकारी है आपके पास? मैं बात करूं तो हमेशा ये होता है कि विभागों के बजट की बहुत समस्या होती है। काफी विभाग ऐसे हैं जो कि अपना खर्च नहीं कर पाते हैं और बहुत मुश्किलें होती हैं, क्योंकि मैं बात करूं सिंचाई की, मैं बात करूं ये पीडब्ल्यूडी की, कुछ विभाग ऐसे हैं जो कि बहुत कम खर्च कर पाते हैं और बजट जो है पड़ा रहता है और फिर जनता को उस बजट की जो है दिक्कतें होती हैं, क्योंकि विकास नहीं होगा तो वहां पे जो है सरकार कटघरे में आ जाती है। तो उसको लेकर लगातार वित्त मंत्री बैठक कर रहे हैं, लगातार समीक्षा कर रहे हैं कि कौन से विभाग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक जो है बजट सबसे कम खर्च करा है और आने वाले बजट सत्र में जो है उनको इस पे चर्चा करनी पड़ेगी और क्यों खर्च नहीं हुआ इसका जवाब देना पड़ेगा। जी सतीश, बने रहिए हमारे साथ। शिक्षा विभाग ने 21 फरवरी से शुरू हो रही उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा के शानदार परिणाम के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। शिक्षा महानिदेशक झरना कामठान ने बताया कि 21 फरवरी से 11 मार्च तक उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन को सुधारने पर विभाग का अधिक फोकस है। उन्होंने ये भी बताया कि इसके लिए शिक्षकों की तैनाती के साथ ही बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के साथ ही बच्चों को अतिरिक्त कक्षा दी जा रही है। देखिए, बोर्ड एग्जाम्स की डेट जैसा कि रामनगर बोर्ड है उन्होंने घोषित कर दी है और 21 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक की डेट्स जो हैं फाइनल करी गई हैं। और इस बार ये प्रयास है बच्चों को कि अधिक से अधिक रिजल्ट अच्छा रहे और जो मेनली क्वालिटी एजुकेशन है उस पर फोकस किया गया है। हमने ये प्रयास भी किया है कि टीचर्स अधिक से अधिक उपलब्ध हों, टीचर्स का अपॉइंटमेंट किया गया है, बेसिक में हो जाएं या माध्यमिक में भी गेस्ट टीचर्स भेजे गए हैं स्कूल्स में। साथ में हमने इनोवेटिव भी किया है कि हमने टीचर्स की ACR को अब की बार रिजल्ट बेस्ड कर दिया है। मतलब जहाँ पे परीक्षा परिणाम अच्छा होगा तो वहाँ टीचर्स को भी ACR में अच्छी मार्किंग होगी। इसके अलावा जो स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन देने पे फोकस किया गया है, वोकेशनल एजुकेशन भी दी जा रही है, इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्सेज भी चल रहे हैं और साथ में बच्चों को और सुविधाएं, चाहे निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें हों, निःशुल्क यूनिफॉर्म हो, जूते हों, ये सब भी प्रदान किए जाते हैं। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सतीश जी, शिक्षा विभाग ने उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की अभी क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं? सतीश, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, हम उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड के
उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं अब काफी नजदीक है। वहीं शिक्षा विभाग ने 21 फरवरी से शुरू हो रही उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के शानदार परिणाम के लिए अभी तैयारियां तेज कर दी हैं। शिक्षा महानिदेशक झरना कामठान ने बताया कि 21 फरवरी से 11 मार्च तक उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन को सुधारने पर विभाग का फोकस अधिक है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं झरना कामठान को, जो कि अभी बता रही थी शिक्षा विभाग की तैयारियों के बारे में। उन्होंने ये भी बताया कि इसके लिए शिक्षकों की तैनाती के साथ ही बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के साथ ही बच्चों को अतिरिक्त कक्षाएं भी दी जा रही हैं। नगर निकाय चुनाव में भाजपा के वर्तमान राज्य दर्जा मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने भी मोर्चा संभाल लिया है। वो अपने गृह क्षेत्र गड़ून में नगर पंचायत से भाजपा प्रत्याशियों के चुनावी प्रचार में घर घर जाकर वोट की अपील करने में जुट गए हैं। मीडिया से संवाद करते हुए दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने दावा किया है कि बागेश्वर, कपकोट और गरुड़ में भाजपा प्रत्याशी नगर निकाय चुनावों में जीत कर जरूर आएंगे। प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है और जो विकास हो रहा है, उन्हीं विकास कामों के आधार पर बागेश्वर जिले में भाजपा वोट मांग रही है। वहीं गरुड़ पंचायत से भाजपा प्रत्याशी ललित वर्मा भी जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। यहाँ पर की सभी लोगों की समस्याएं ज़्यादातर ये हैं कि वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है और रास्तों की परेशानियाँ हो रही हैं और क्या कहते ये लाइट की व्यवस्था नहीं हो रही है। तो मैं यही चाहूँगी कि अगर मैं नगर पंचायत की अध्यक्षता की बन जाती हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से, तो मैं सबसे पहले तो यहाँ अपने नगर गरुड़ नगर का विकास करूँगी, पानी की शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करूँगी और रास्तों की रास्ते सही व्यवस्था करूँगी और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराऊंगी और आवारा पशुओं की मतलब गौवंश की सुरक्षित व्यवस्था कराऊंगी। भारतीय जनता पार्टी बागेश्वर जनपद में हमारे तीनों नगर निकाय के चुनाव में जीतने जा रही है। चूँकि हम जो हमारे प्रदेश की सरकार है और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं और जो देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हो रहे हैं, उनके कार्यों को लेके भी हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। और जनता भी चूँकि जो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनके कार्यों को देखकर जनता बहुत खुश है और जनता का लगाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही जमकर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। वहीं देहरादून में दोनों ही दल अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने अभी से जीत के दावे कर दिए हैं। सुरेंद्र शर्मा का कहना है कि प्रदेश भर में हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। नगर निगम से लेकर नगर पालिका तक हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही हमारे बड़े नेता हरीश रावत, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह भी लगातार चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं और हम जीत भी रहे हैं। जब चुनाव होते हैं उत्तराखंड में एक बढ़िया बात है कि हर जगह हमारे पास नेता है। हर क्षेत्र में 2-4 बड़े नेता होते हैं, वो टिकट मांगते हैं। तो टिकट एक का होता है, बाकी लोग फिर कुछ टाइम बाद मान मनोबल के बाद वो लोग चुनाव में लग जाते हैं। जहाँ जहाँ लोग नहीं माने हैं, चुनाव लड़े हैं, उन लोगों को हमने पार्टी से निष्कासित किया है। देखिए, अनुशासन सबसे ऊपर है, वो सबके लिए बराबर है। मेरे लिए भी उतना ही है, हमारे बूथ अध्यक्ष के लिए भी उतना ही है। तो सबको अनुशासन में रहना चाहिए, पार्टी के उस नियमों के बाहर नहीं जाना चाहिए, किसी भी तरह का ऐसा मैसेज नहीं करना चाहिए जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचे। पौड़ी नगर पालिका चुनाव में भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ बगावत कर चुनाव मैदान में उतरे 9 बागी प्रत्याशियों को भाजपा प्रदेश संगठन ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इसमें अध्यक्ष पद प्रत्याशी से लेकर वार्ड सभासद के निर्दलीय प्रत्याशी शामिल हैं। भाजपा के कार्यकारी जिला अध्यक्ष कमल किशोर ने बताया कि सूची में बीरा भंडारी, कुसुम चमोली और प्रियंका पंत थपलियाल ने भाजपा से बगावत कर अध्यक्ष पद पर अपना निर्दलीय नामांकन किया था। वहीं केशर सिंह नेगी को भी पार्टी ने निष्कासित किया है, जिन्होंने अपनी पत्नी हिमानी को अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय मैदान में उतारा था। हिमानी नेगी ने भी भाजपा से टिकट पाने के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन भाजपा जिला अध्यक्ष ने बताया कि हिमानी ने
भाजपा की प्राथमिक सदस्यता नहीं ली थी, इसलिए उनका नाम निष्कासित सूची में नहीं है। इन नामों के अलावा वार्ड सभासद का निर्दलीय चुनाव लड़ रहे बागियों को भी भाजपा पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। देखिए, नगर पालिका पौड़ी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ जो लोग चुनाव मैदान में उतरे थे और जो लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर उन लोगों को पार्टी के संविधान के अनुसार 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, जिसमें पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री केसर सिंह नेगी जी और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही श्रीमती वीरा भंडारी, श्रीमती कुसुम चमोली, श्रीमती प्रियंका थपलियाल और सभासद के रूप में वार्ड नंबर 2 से श्री शुभम रावत, श्री दिनेश बिष्ट, वार्ड नंबर 4 से राकेश गौरसाली, वार्ड नंबर 9 से श्रीमती रंजना और श्रीमती प्रियंका बोगड़ा, जो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे थे, उन लोगों को आज पार्टी की सदस्यता से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया है। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए इन दिनों प्रदेश में आचार आदर्श संहिता लागू हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आदर्श आचार संहिता का पालन कराया जा रहा है। सभी संबंधित विभागों, अधिकारियों, राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता के निर्देशों की जानकारी दे दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि जिला प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग की ओर से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक 54 लाख से अधिक की अवैध शराब पकड़ी गई है। इसके साथ ही 9 करोड़ से अधिक की नारकोटिक्स भी पकड़ी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने बताया कि प्रत्याशियों के पर खर्च के लिए संबंधित अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है और वह प्रत्याशियों के व्यय का पूरा डेटा एकत्र कर राज्य निर्वाचन आयोग को भेज रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली बार व्यय पर्यवेक्षकों की तैनाती की है, जो प्रत्याशियों और पार्टी के खर्च की पूरी निगरानी कर रहे हैं। अवगत कराना चाहूंगा कि हमारी अधिसूचना निर्गत होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है और ये संपूर्ण जो हमारे 100 नगर निकाय हैं जिनमें चुनाव होना है, उन क्षेत्रों पर लागू हो चुकी है। इससे संबंधित जो हमारे दिशा निर्देश हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसकी जो है बुकलेट सभी संबंधितों को, राजनीतिक दलों को और जिलों को, अधिकारियों को, शासन को, सभी को उपलब्ध करवा दी गई है और इससे संबंधित विभिन्न पत्रों के माध्यम से भी जो है निर्देश निर्गत किए गए हैं। सीएम धामी ने जल्द ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की घोषणा कर दी है, इसलिए तैयारी अंतिम चरणों में है। इसी के तहत पौड़ी में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को समझने के लिए प्रेक्षागृह पौड़ी में जिला प्रशासन ने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जिससे इस कानून के लागू होने पर इसे समझने में कोई अड़चन कार्मिकों के सामने न आए। डीएम पौड़ी आशीष चौहान ने कहा कि इस कानून का मकसद समानता को बढ़ावा देना और कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। डीएम ने अधिकारियों को प्रशिक्षण को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए हैं और यूसीसी पोर्टल की कार्यवाही को समय पर पूरा करने को कहा है। डीएम ने कहा कि इस पहल से नागरिक अधिकारों को एक समान रूप से सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी और प्रदेश में प्रशासनिक प्रक्रिया अधिक सशक्त और प्रभावी बनेगी। उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है। एक बार फिर बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो चला है। हिल स्टेशनों में जमकर बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं सैलानी बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग की चेतावनी सटीक साबित हुई है। चक्राता में देर शाम मौसम ने करवट बदली और हल्की बारिश के साथ ही चक्राता के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई है। बता दें कि पिछले कई दिनों से जहां मैदानी क्षेत्रों में कोहरा और ठंड से लोग बेहाल थे, वहीं पहाड़ों में सूखी ठंड में पड़ रही थी। चक्राता की ऊंची पहाड़ियों, लोखंडी समेत आसपास के क्षेत्रों में सुबह से बर्फबारी शुरू हो गई है, जहां सैलानी बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं बर्फबारी से पहाड़ियां चांदी सी चमक रही हैं, वहीं बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट भी देखी जा रही है। सैलानी बर्फबारी का काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, वहीं बर्फबारी से स्थानीय व्यवसायियों के भी चेहरे अब खिल उठे हैं। स्थानीय व्यवसायियों को शीतकालीन सीजन में अच्छा कारोबार होने की उम्मीद है। वहीं बर्फबारी होने के बाद लोग हिल स्टेशनों का रुख कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से
मौसम ने करवट बदली है और बर्फबारी बारिश के साथ में हुई है। वहीं सैलानियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। उत्तराखंड के मौसम विभाग ने अब उनकी कही हुई बातें अभी सटीक फिर से साबित हो गई हैं। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि मौसम बदलेगा करवट, और ये होते हुए हमें दिख रहा है। चक्राता में देर शाम मौसम ने अब करवट बदली है और हल्की बारिश के साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से जहां मैदानी क्षेत्रों में कोहरा और ठंड से लोग बेहाल थे, वहीं पहाड़ों में सूखी ठंड में पड़ रही थी चक्राता की ऊंची पहाड़ियां। लोखंडी समेत आसपास के क्षेत्रों में सुबह से बर्फबारी शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता मनीष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, किस तरह का मौसम है वहां पर, और सैलानी तो खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है बर्फबारी से और बारिश से? जी, बताना चाहूंगा, मौसम विभाग के द्वारा 2 दिन का येलो अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैदानी क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होगी। उसी के अनुसार कहीं ना कहीं भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है और चक्राता के समीप जो लोखंडी है वहां पर जमकर बर्फबारी हुई और भारी संख्या में यहाँ पर पर्यटक भी पहुंचे हैं। और वहीं जो सैलानियां हैं, जो वहां पर दुकानदार हैं, होटल के मालिक हैं, उनके चेहरों पर भी पर्यटकों के आने से खुशी दिखाई दी है। और यहाँ पर जो जाम की समस्या है वो थोड़ी बहुत यहाँ पर कठिनाई लोगों को करनी पड़ती है। जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद मनीष। सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास मौसम का मिजाज अचानक से बदलने के बाद रात बर्फबारी हुई। सुबह लोगों ने जब अपने दरवाजे खोले तो बर्फ के दीदार हुए। चारों पहाड़ों में बर्फ ऐसी बिछी हुई थी जैसे सफेद चांदी दिखाई दे रही हो। यहाँ मौसम विभाग की भविष्यवाणी फिर से एक बार सटीक साबित हुई है। नैनीताल में अचानक हुई बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे पर मुस्कान देखी जा रही है। वहीं बर्फ से ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है। सुबह से विद्युत और पेयजल आपूर्ति भी कई घंटों तक बाधित रही। बिजली की परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ा। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सुबह से आसमान में हल्के बादलों के साथ सूर्य के दर्शन भी हो रहे हैं, लेकिन ठंडी हवाओं का दौर जारी है। राजकीय इंटर कॉलेज गदरपुर में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ पर्वतीय संस्कृति उत्थान समिति के तत्वाधान में उत्तरायणी पर्व मनाया गया। इस मौके पर बोलते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष गुंजन सखीजा ने कहा कि उत्तरायणी पर्व जो पहाड़ का एक विशेष पर्व है, आज के दिन मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष गदरपुर में यह सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम करते हैं और इसी बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए पहुंचते हैं, जिसमें सभी जाति धर्म समुदाय के लोग होते हैं। पूर्व फौजी मनोज कांडपाल ने बताया कि हर वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में किए जाते हैं, जिसमें लोक कलाकारों को भी आमंत्रित किया जाता है। इस मौके पर बोलते हुए लोक कलाकार खुशी दिगारी ने कहा कि गदरपुर के लोग धूमधाम से उत्तरायणी पर मनाते हैं और कलाकारों के लिए भी एक बहुत बड़ा मंच होता है। यहाँ पर सभी धर्म समुदाय जाति के लोग इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। सबसे पहले क्षेत्रवासियों को नववर्ष, लोहड़ी एवं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे उत्तरायणी कार्यक्रम का ये 25वां वर्ष है और हम चाहते हैं कि ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हो। गदरपुर क्षेत्र का पूरा सहयोग हम लोग को मिलता है और हम इस कार्यक्रम को हर वर्ष बहुत जोश और खरोश के साथ मनाते हैं। उत्तरायणी कार्यक्रम मनाने का मेन उद्देश्य हमारा ये होता है कि हम जो पहाड़ की जो संस्कृति है, परंपरा है, उस परंपरा को हम आने वाली जो पीढ़ी है उन पीढ़ी तक उस परंपरा को, संस्कृति को पहुँचाएँ। जो हमारा पहाड़ यहाँ पे मुझे देखने को मिला है और जिस तरह से लोग हमारे गाने सुन रहे थे, हमारे गानों में नाच रहे थे, उससे पता चलता है कि अपने पहाड़ को कितना मिस करते हैं। और इस तरह के जो आयोजन होते हैं ये इन तक अपने पहाड़ को पहुंचाने का एक बहुत अच्छा जरिया है और गदरपुर उत्तरायणी समिति को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि ऐसे आयोजन वो हर साल करते हैं। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।